नमस्ते, प्रणाम। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है दाई का भेष भरकर औरतों की डिलीवरी कराने वाले दयाराम। और शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए बने रहिए, मैं आपको सुनाती हूँ कहानी। उसकी लगातार दर्द से चीख निकल रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। यह एक मुश्किल केस था। उसे लेबर रूम में पिछले आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका था। हर 5 मिनट बाद एक डॉक्टर आती, उसे देखकर और मायूस होकर चली जाती। तभी एक कोई 20 डॉक्टर उनके पास आ चुके थे, लेकिन कोई भी उसका केस हाथ में नहीं ले रहा था। यह बेहद मुश्किल केस था। उसमें 5 माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा था। बड़े बड़े डॉक्टर भी उनको लेने से इनकार कर चुके थे। पति और माँ परेशानी की हालत में बैठे हुए थे, जाने अब क्या होने वाला था। वह किसी तरह का कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ तो जान की प्यारी पत्नी और बेटी थी, दूसरी तरफ वह औलाद जिसे बहुत मन्नतों और मुरादों से ईश्वर से मांगा गया था, जिसे ऊपर वाला 10 साल बाद उनकी झोली में डाला था। उनकी दिल दहला देने वाली चीखें पूरी कमरे में गूंज रही थी जब अचानक गैलरी में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। परेशान माँ और पति ने सर उठाकर देखा। वह पूरे सफ़ेद कपड़े में मौजूद एक औरत थी, जिसका हुलिया कुछ अजीब सा था। वह देखने में बहुत मोटी, ताजी, मर्दाना जिस्म की मालिक थी और साथ ही साथ उनका एक बड़ा घूंघट अपने चेहरे पर डाला हुआ था। पर घूंघट डालने की क्या ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा गर्मी में। उसके साथ इसी अस्पताल की एक डॉक्टर भी मौजूद थी, जो कि एक मशहूर डॉक्टर थी, लेकिन उस वक्त वह इस मामले में फेल हो चुकी थी। खैर, उसने उसकी माँ को कहा कि यह एक दाई है, उसके हाथ में जादू है, यह आपकी बेटी का केस ले लेंगे अगर आप इजाज़त दें। तो वह अचानक बिफर गई और कहने लगी, इस अस्पताल में डॉक्टर मर गए हैं क्या जो हम एक दाई से इलाज करवाएंगे? अरे अगर दाई से ही इलाज करवाना था तो हम गांव में ही करवा लेते, इतने बड़े अस्पताल में आने की क्या ज़रूरत थी। उस बड़ी डॉक्टर ने माँ को बड़े आराम से समझाया कि माँ जी, इस वक्त हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसकी बेटी और बच्चे की जान बचाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम इसे एक मौका दे दें। आप यकीन करें, यह मेरे गांव से आई है, इसका जादू बहुत चलता है। आप इसे एक मौका देकर तो देखें। यकीनन माने, इनसे बड़े से बड़े केस हल किए गए हैं। हमारे पूरे गांव के केस यही हल करती है। मुश्किल से मुश्किल केस को भी मिनटों में हल में कर देती है। आपकी बेटी और उसके बच्चे को भी नहीं होगा, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं आपको एक बात की गारंटी देती हूँ, अगर कुछ भी हो गया तो आप बेशक मेरा गिरेबान पकड़ लीजिए। उसकी माँ बहुत ही खराब दिमाग औरत थी। उसने कहा कि अगर कुछ हो गया तो हम तुम्हारा गिरेबान पकड़ कर क्या करेंगे? क्या तुम्हारे गिरेबान पकड़ने से पहले हमारी बेटी वापस आ जाएगी? अरे जाओ, किसी और को बुला कर लाओ, मेरी बेटी अंदर मर रही है। तुम लोग कैसे गैर जिम्मेदार हो? कैसा अस्पताल है जहाँ पर किसी चीज़ की सहूलियत ही नहीं है? हमने गलती की है इस अस्पताल में आकर। अरे अब सहूलियत ही नहीं तो हमने गलती की है इस अस्पताल में आकर। अरे जब सहूलियत ही नहीं तो इसको बंद करके ताला क्यों नहीं लगा देते हो? मेरी बेटी, भगवान, अब क्या होगा मेरी बेटी और उसके बच्चे का? हमारा तो अब भगवान ही सहारा है। डॉक्टर को ही इस बात पर गुस्सा आ गया था और बोली, कैसी माँ है हो तुम? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ जाए? अभी हमारे पास इसे बचाने के लिए एटलीस्ट 5% चांस तो है, लेकिन अगर तुम लोग इसी तरह वक्त बर्बाद करते रहोगे तो 1% चांस भी नहीं बचेगा कि तुम इस बच्चे को बचा सको। तुम इन दोनों को खो दोगी, फिर सारी जिंदगी पछतावा ही रहेगा। खैर, तुम लोगों की परवाह हो या ना हो, लेकिन मैं
अपने अस्पताल में इस तरह के किसी भी मरीज को मरने नहीं दे सकती। यह मेरी ड्यूटी है, मैं इसका इलाज करूंगी। अब तुम लोगों को इसकी फिक्र हो या ना हो, मैं तुम लोगों से इस इजाज़त नहीं लूँगी। यह कहते ही उसने साथ खड़ी दाई को इशारा किया और उसे लेकर लेबर रूम का दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल हो गई। उस दाई ने इलाज शुरू कर दिया। कंडीशन वाकई टिपिकल थी। वह लड़की बहुत ज़्यादा खतरे में थी, लेकिन दाई ने ऊपर वाले का नाम लेकर उसका इलाज शुरू कर दिया। तकरीबन 2 घंटे उसका इलाज जारी रहा। उस माँ पति और बेचैनी भी देखने वाली थी, जाने अब क्या होने वाला था। परेशान तो वह डॉक्टर भी थी, बार बार उसकी शक्की नज़रों से दाई को देख रही थी और दिल ही दिल में बहुत डर रही थी। उसने इतनी बड़ी गारंटी तो ले ली, लेकिन अब अपने अंजाम से उसे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। वह दाई भी बहुत परेशान लग रही थी। उसकी हालत देखकर उस डॉक्टर को लगा कि उसने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह 2 घंटे सब पर ही बहुत भारी थे। उसका पति परेशान था। अगर उसकी औलाद ना ही रही तो उसकी माँ उसकी प्यारी पत्नी को तलाक दिलवा देगी। उसे अपनी प्यारी पत्नी की जुदाई का डर था। लड़की की माँ जो इस वक्त में खौफ में गिरफ्त थी कि आगे खाई और पीछे कुआं। अगर बेटी मर गई तो क्या होगा, लेकिन अगर बच्चा मर गया तो भी उसकी बेटी तलाक का सदमा नहीं सह पाएगी, जीते जी मर जाएगी। जबकि दूसरी तरफ वह डॉक्टर जो अपनी गारंटी पर दाई को लाई थी, अगर उसके हाथ लड़की या बच्चे को नुकसान हो गया तो उसकी सारी मेहनत और नौकरी चली जाएगी। जबकि वह दाई वह तो अपनी किसी और ही सोच में गुम थी। उसके दिमाग में 5 साल पहले हुआ किस्सा गूंज रहा था। 2 घंटे के बाद अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजी तो वह सब चौंक कर होश में आए। डॉक्टर ने हैरानगी भरी नज़रों से दाई की तरफ देखा तो दाई मुस्कुरा दी। दाई ने उसे उम्मीद नहीं किया था कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी करने में कामयाब हो गई थी। लड़की का पति और सास बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर दरवाजे के पास जा खड़े। उन्हें बेचैनी से दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार था। आखिर में आधे घंटे उन्होंने और इंतज़ार करना पड़ा। आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खुला और वहीं सीनियर डॉक्टर हाथ में मौजूद नीले से कंबल में लिपटा खूबसूरत सा बच्चा ही हाजिर हुआ और आकर उसे उस लड़की की माँ की झोली में डाल दिया और कहा कि बधाई हो, ईश्वर की कृपा से बेटा हुआ है, ऊपर वाले की कुदरत है जिसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। उसके पति ने बेचैनी से पूछा और मेरी पत्नी? डॉक्टर ने कहा आपकी पत्नी भी भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कुछ देर में उसे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पति ने उस फटी फटी सी निगाहों को देखा और फिर उस बच्चे को देखा तो वो बच्चा बहुत प्यारा था। कुछ ही देर में दाई बाहर आई तो लड़की की माँ उसके कदमों में गिर गई और कहा कि हम तुम्हारा बेहद धन्यवाद करते, हम तुमसे अपने पिछले व्यवहार की माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर आज तुम ना होती तो ना जाने मेरी बेटी का क्या हाल होता। हमें माफ़ कर दो, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम बताओ इस एहसान के बदले तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो कहोगे तुम्हें उसके बदले में मिल जाएगा। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दाई सर को हिलाते हुए अपने पैर उससे छुड़वाए और एक साइड पर खड़ी हो गई। सीनियर डॉक्टर जल्दी से उसके करीब आए और उसको कहा कि यह बोल नहीं सकती, वह बचपन से ही गूंगी है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में आराम है। उस पर उस लड़की की माँ ने हैरत से दाई की तरफ देखा और फिर अफसोस में सर हिलाकर कहा कि ओहो, बहुत अफसोस हुआ। फिर भी आप उनसे पूछ कर बता दें कि उन्हें क्या चाहिए। जो या कहेगी हम देने के लिए तैयार हैं। दाई ने हाथ उठाकर उस ईश्वर की तरफ इशारा किया जिस पर उस लड़की की माँ उससे और भी ज़्यादा प्रभावित हुई और अपने दामाद को इशारा किया। वह अपना बेटा अपनी सास को पकड़कर वहाँ पे चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वह लिफाफा दाई
की तरफ बढ़ा दिया। दाई उससे यह लिफाफा ना लेना चाह रही थी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कहने पर वह इनकार ना कर सकी और उसने लिफाफा लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ गई, जो कि अस्पताल के बिल्कुल पिछली की तरफ बना हुआ था। यहीं से हॉस्पिटल से बाहर जाने का रास्ता था। दाई ने उस कमरे में जाकर लिफाफे को खोला तो यह देखकर हैरान रह गई कि इस लिफाफे में पूरा 30,000 मौजूद थे। दाई की आंखों में एकदम आंसू सा आ गया। इतने समय में इतनी जल्दी सारी रकम एक साथ देखी थी, इसका मतलब कि अब उसके हालात बदलने वाले थे। उनके बाद अब अक्सर वह दाई हॉस्पिटल में और गांव में औरतों की डिलीवरी करवाना शुरू कर गई थी। लोग उसके इलाज से बहुत खुश थे कि वाकई इनके हाथ में कोई जादू है। इनके दिन बदलने लगे थे। रोजाना 1-2 केस मिल जाते थे जिस को वो बड़ी आसानी से हल कर लेती। लोग उससे खुश होकर उसे भारी रकम देकर जाते थे। धीरे धीरे फिर भी मशहूर हो रही थी। अब लोग हॉस्पिटल जाने के बजाय उसी के पास आने लगे थे। सब उसको ही बुला लेते। अब वह यह रोज रोज आना जाना कर कर के थक चुकी थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना क्लिनिक खोल लूँ। उसने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया तो उसके पास अच्छी रकम इकट्ठा हो चुकी थी। उसने शहर और गांव को मिलने वाले लिंक रोड पर एक ज़मीन खरीदी और उस पर अपने क्लिनिक का काम शुरू कर दिया। क्लिनिक बनाने तक उसने सोचा कि तब तक मैं अपना काम जारी रखती हूँ ताकि और ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए। उसने अपने दाई वाला काम साथ साथ जारी रखा। क्लिनिक की बिल्डिंग 5 महीने में बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन यह मसला यह था कि वह क्लिनिक की नाम से क्योंकि उनके पास ना तो कोई पढ़ाई थी और ना ही कोई डिग्री। क्लिनिक चलाने के लिए उसके पास गायनोलॉजिस्ट की डिग्री होनी जरूरी थी। काफ़ी देर सोचा अब क्या किया जाए। आखिरकार वो इस नतीजे पे पहुंची कि अपनी उसी सीनियर डॉक्टर दोस्त से मदद ली जाए तो उसे अस्पताल लेकर गई। आखिर यह सब कुछ भी हो उसी की वजह से मुमकिन हुआ था। अगर वह ना होती उस औरत केस हल ना हो पाता और फिर उसे यहाँ कोई जानता भी नहीं था। फिर उसने फ़ोन उठाया और अपनी दोस्त पर मैसेज किया। मैसेज ने उसने रचना को सारी बातें बता दी। उसने कहा कि रचना, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम्हें पता है मैंने क्लिनिक खोला है, लेकिन मैं अपने नाम पर यह क्लिनिक नहीं चला सकती, तुम जानती हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस क्लिनिक का नाम तुम्हारे नाम से रखा जाए, उसकी ऑनर तुम बन जाओ। रचना ने मुस्कुराते हुए इस बात की हामी भर ली। अगले कुछ दिन में क्लिनिक का सारा लीगल कागजी काम पूरा हो गया था। दाई और रचना अब रोजाना क्लिनिक जाने लगी थी। अब दोनों को अब तो तरफा फायदा होने लगा था। उनका क्लिनिक चंद ही हफ्ते में शोहरत की ऊंचाई पर छूने लगा था। उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। सर्विस 24 घंटे की थी। दिन रात वह मरीजों का तांता बंद रहता था। कभी कभी तो उन्होंने सर खुजलाने का भी फुर्सत नहीं मिलता था। सब को ही दाई के इलाज पर यकीन था। वह उसकी औलाद से खुश थे। रचना रात को वहाँ से घर चली जाती, जबकि दाई रात को भी वहीं रहती और कहीं कोई इमरजेंसी ना आ जाए वहीं एक तरफ सो जाती। और जब कोई मरीज आता तो वह फौरन उठ खड़ी होती। उस दिन रोजाना की तरह रचना बहुत ही के वक्त ही वहां तक पहुंच चुकी थी। दोनों बैठी हुई थी जब अचानक रचना बोली कि अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। अब तुम पर लाजमी भी है कि तुम भी अपना वादा पूरा करो। बस बहुत हो गया इंतजार। दाई ने इस बात में सर हिलाते हुए अपने हाथ पर हाथ रखकर रचना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसने शुक्रिया कहा। इतनी देर में एक केस आ गया। उन्होंने जरूरी चीज़ें उठाई, हाथों में ग्लव्स पहने और अंदर की तरफ चल पड़ी। अंदर जाते ही वह अपने काम में बिजी हो गई थी। वह जाने बगैर कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का कितना बुरा दिन साबित होने वाला है। तकरीबन पूरा दिन उनका मरीजों के साथ ही गुजर गया। शाम 6 बजे के करीब रचना ने उसके इजाज़त चाहती कि आज दिन भर उन्होंने इतने केस हल किए थे कि अब मुश्किल ही थी कि रात को उसके पास कोई केस आता। दोनों बहुत थक चुकी थी
उसने रचना को बाय कहा। खुद ही कमरे में आ गई। उसका थकान से बुरा हाल था, ऊपर से गर्मी का मौसम था। उसे बेहद पसीना आया हुआ था। उसका क्लिनिक सड़क के बहुत ऊपर था, उसकी वजह से सारी धूप क्लिनिक पर पड़ती थी और दोपहर तक उसका क्लिनिक तप जाता था। उसने एक एयर कूलर और पत्ते इत्यादि लगाए हुए थे ताकि गुजरात में पड़ी गर्मी को कम करने के लिए। वह काफ़ी नहीं था। उसके आसपास एक पेड़ भी नहीं थे कि चलो कुछ देर साए ही हो जाए। उसने सोचा कम से कम वह एक कमरे में तो ऐसे लगवा कर रहेगी ताकि ज़रूरत पड़ने पर बंदा कुछ पल के लिए तो एसी में ठंडी हवा में बैठ सके। गर्मी ज़्यादा महसूस होने पर उसने अपने चेहरे पर चादर उतार कर एक तरफ कर ली। खुद बाथरूम गई, हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल कर वापस आई। एक तरफ इसी तरह स्टेज पर भी कुछ देर सुस्ताने के लिए लेट गई, मगर यहीं पर उसने एक बड़ी गलती हो गई थी जो कि सब कुछ डुबोने वाली थी। उसके क्लिनिक का दरवाजा खुल गया था। जिस बेख्यानी में वह बंद कर सकी, उसे क्या पता था कि सुस्ताने के चक्कर में वह सो ही जाएगी। उसके सोते ही कुछ देर बाद क्लिनिक का दरवाजा खुला और एक मरीज अंदर आ गया। उसके साथ दो लोग भी थे। यह उसी के मोहल्ले वाले ही थे, उनको जानते थे और उनको रचना ने ही वहीं भेजा था। उसे पता था कि वह क्लिनिक पर ही होगी और उसका इलाज कर लेगी। उस लड़की को उस वक्त इलाज की ज़रूरत थी। वह लोग अंदर आए तो उन्हें दाई कहीं भी नजर नहीं। उन्होंने दाई को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन दाई कभी भी नजर नहीं आई। लेकिन कभी ही नहीं हुआ था कि वह तो हमेशा सामने ही रहती थी। क्लिनिक खुला होने का मतलब तो यह है कि वह यहीं पर इसी जगह पर होगी। अगर वह वहाँ ना होती तो क्लिनिक खुला ना होता। उस मरीज के साथ एक औरत अंदर आ गई तो आगे उसकी अचानक चीख निकल गई। उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रखे। यह क्या उसने देखने को मिल रहा था? उसकी चीखें सुनकर दूसरी औरत भी भागी भागी अंदर आई, जबकि मरीज वहीं पे हाथ रखे दोहरी होती जा रही थी। जब दूसरी औरत अंदर पहुंची तो उसका तन कांप गया। यह क्या था? कोई धोखा, फरेब या कुछ और भी? उनकी आंखों पर यकीन न आया कि उसके सामने सोई हुई दाई बहुत खूबसूरत हसीन लड़की थी। उसके बाल तकिए पर फैलाए हुए थे। उनकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है। इन औरतों ने उसे जगाया। वह उठ बैठी और उसका बाहर जाने का इशारा किया। पिछले एक हफ्ते सांस छोड़ी और कहा, शुक्र है बाल बाल बच गए। दयाराम गुजरात का रहने वाला था। उसने की उम्र 32 साल की थी। वह एक खूबसूरत नौजवान था। उसके 5 बहन थीं और वह इकलौता भाई था। बहन भाई में उसका तीसरा नंबर था। 2 बहनें उससे बड़ी जबकि 3 उससे छोटी थीं। बड़ी 2 बहनें सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ी थी। उसके बाद घर की हालत से इजाज़त ना दें, उसके संबंध एक गरीब खानदान में था। उसका गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। दयाराम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन कम पैसा उसकी राह में रुकावट डाल रहे थे। उसकी 5वीं क्लास से ही कम करना शुरू कर दिया था। वह पहले टाइम स्कूल जाता और दूसरे वक्त में मजदूरी करता, क्योंकि उसे अपने ख्वाबों को हर हाल में पूरा करना था। वह मेहनत मजदूरी करता और दिल लगाकर पढ़ाई करता था। वह रात देर तक पढ़ाई रहता था। उसको देखकर लगता था कि वो बहुत कामयाब होगा और ज़रूर अपना हर सपना पूरा करेगा। खैर, वक्त गुजरता गया। 5 साल और गुजरने के बाद और मैट्रिक करने की नीयत से उसे थोड़ा बहुत काम भी सीख लिया था, जिससे उसे अच्छी खासी रकम मिल जाती। ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके हालात थोड़ी बहुत बेहतर हो गए थे। वह अपनी पढ़ाई का सारा खर्चा खुद उठा रहा था, जबकि उसके बाप की कमाई से उसका खाना पीना पूरा होता था। उसकी छोटी तीनों बहनों भी अपनी 5वीं, 6वीं और 7वीं में ही थी। तीनों बड़ी दोनों बहनें और माँ तीनों लोगों के कपड़े सिलाई करती थी और पढ़ाई का भी खर्चा निकाल लेती थी। साथ ही साथ माँ की दहेज के लिए भी कोई ना कोई चीज़ तैयार करती जा रही थी। आज दयाराम को
सुबह से ही बहुत बेचैनी थी क्योंकि आज उसकी मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला था। उसने बहुत मेहनत की थी और उसे पूरा यकीन था कि वह बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। पिछले 2 साल से वह स्कॉलरशिप में पढ़ रहा था और उसे आगे भी यकीन था कि उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। वह सुबह से ही अब तक दुकान पर 5 चक्कर लगा चुका था जहां पर उसका रिजल्ट आना था, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं था कि जिस पर वह रिजल्ट खुद चेक कर लेता और कॉलेज से भी छुट्टियां थी तो उसका कम्युनिकेशन की एक दुकान पे ही आ गया जहां पर उसने एक रिजल्ट का पता चलना था। आखिर ईश्वर का नाम जपते जपते उसका इंतजार खत्म हुआ। ठीक 11:15 बजे उसका रिजल्ट अकाउंट्स हो गया। दुकान वाले ने, जो कि दयाराम को जानने वाला था, दयाराम से रोल नंबर पूछा तो दयाराम ने फटाफट उसे बताया। जैसे ही उस दुकान ने दयाराम का रोल नंबर अकाउंट किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दयाराम ने 98% नंबर आए थे और वह फर्स्ट पोजीशन पर था। इतने नंबर और किसी के भी नहीं आए थे। दयाराम ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि करने वाले से इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर इंसान मेहनत करे तो उसको उसके ख्वाब पूरा करने में उसका मुकद्दर भी नहीं रोक सकता। दयाराम बहुत खुश था। उसका रिजल्ट उसकी सोच के मुताबिक आया था। उसके 5 पाँव जमीन पर नहीं लग रहे थे। वह बहुत ज़्यादा खुश था। उसके दुकानदार को एक झप्पी डाली और उसके घर की तरफ निकल गया। वह जल्दी जल्दी अपने माँ बाप को यह खुशखबरी देना चाहता था। वह जानना चाहता था कि उसके माँ बाप बहुत खुश हो जाएं। घर पहुंचकर उसने अपने माँ बाप को यह खबर सुनाई, जिसे सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उन्हें अपने बेटे पे गर्व हो गया। जबकि उसकी बहनें उस पर राज कर रही थी। अगले ही दिन उनके नाम पर एक खत आया था। वह बड़ा हैरान हुआ। उसने उसे खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखें जज्बात में बहकर रोने लगी। गवर्नमेंट की तरफ से उसे 20 लाख का इनाम दिया गया था क्योंकि वह पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट आया था। उसने वह रकम अपने माँ बाप के हवाले कर दिया ताकि वह अपनी बड़ी बहन की शादी कर सके। उसकी बड़ी बहन मना कर रही थी कि वह अपनी पढ़ाई पर यह रकम लगाए, तो उसने बताया कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में जवाब आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसने अपने माँ बाप को कहा कि दादी के ससुराल वालों को शादी की तारीख दे दिया। ज़्यादा देर करना सही नहीं है। 1 महीने बाद उसकी दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक दोनों को दहेज दिया और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दिन गुजरे। 15 दिन बाद उसकी स्कॉलरशिप आ गई थी। उसकी स्कॉलरशिप मिल चुका था, साथ ही साथ अमेरिका जाकर पढ़ने का मुफ्त वीज़ा और हॉस्टल की सुविधा भी। वह अपनी किस्मत पर बहुत खुश था। उसने ईश्वर पर बहुत धन्यवाद किया कि उसने उसे ऐसी किस्मत दी। उसने जल्दी से अपनी पासवर्ड और बाकी के कागजात बनवाए और 2 महीने बाद अमेरिका जाने के लिए उड़ान भर गया। यहाँ तक कि एक मशहूर यूनिवर्सिटी उसे एडमिशन मिला था। उसने यहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई की शुरू कर दी। उसे बहुत मसला हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह इस माहौल में आदी होता गया। उसने अपना सारा वक्त अपनी पढ़ाई को दे रखा था। इर्द गिर्द क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, उसे इस बात में कोई मतलब नहीं था। यह भी तो उसके ग्रेड हाईएस्ट ही रहे। वो एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता। खैर, 8 साल की पढ़ाई के बाद उसको डिग्री मिल चुकी थी। उसने अपनी स्पेशलाइजेशन और हाउस जॉब भी पूरी कर ली थी और अब वह एक कामयाब गायनोलॉजिस्ट बन चुका था। गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर दयाराम। किस्मत उस पर कुछ ज़्यादा ही फिदा है। फिर पढ़ाई के बाद वह एक मशहूर अस्पताल में नौकरी भी कर चुकी। इन 8 सालों में वह 2 बार ही छुट्टी हिंदुस्तान गया था। उसकी 2 और बहनें भी थी, शादी हो चुकी थी और उसको बस एक ही बहन रहती थी। अब उसके हालात पूरी तरह बदल चुके थे। उसने हिंदुस्तान में एक अच्छा खासा बंगला बना लिया था और एक गाड़ी भी ले ली थी। अब वह अपने घर वाले खुशहाल और एक संतुष्ट भारी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कभी कभी
जब बहुत ज़्यादा मेहरबान होती है तो बहुत ज़्यादा इम्तिहान भी लेती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। हालात के साथ साथ वह बदल गया और वह पहले वाला दयाराम नहीं रहा था। उसके दिल में पैसे का लालच आ गया था, और लालच तो इंसान को अंधा कर देती है, उससे अच्छे बुरे की तमीज़ छीन लेती है। उसके नतीजे में वह सारी सही और गलत फ़र्क भूल चुका होता। शुरू में तो उसे बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम किया, लेकिन अब उसके दिल में लालच का पौधा उग गया था। वह अब अपनी लालच के पीछे लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रहा था। उसके पास ज़्यादा क्रिटिकल केस ही आते थे जिसको वह बड़ी आसानी से हल कर लेता था। अब उसे ज़्यादा पैसे कमाने के मरीज इलाज में देर करना शुरू कर दी थी। जब भी कोई मरीज आता तो उसके साथ आए लोगों को जब तक वह अपने मुंह मांगी रकम न वसूल कर लेता तब तक इलाज भी शुरू न कर। आज भी वह अपने केबिन में बैठा हुआ था जब एक नर्स भागी भागी आई। उसने एक सीरियस केस बताया तो वो अपनी जगह पर उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ गया। जिसने मरीज को देखा उसकी डिलीवरी भी अभी कुछ वक्त था। दयाराम ने उसके परिवार वालों को मोटी रकम जमा करने को बोला कि जल्दी करो वरना कुछ देर हो जाएगा तो बाद में मुझे मत कहना। मैं माँ और बच्चे को क्यों नहीं बचा पाया। वह अभी मुंह भाषा में व्यक्त था और नर्स में आकर उसे पेशेंट की मौत की खबर दी। यह खबर उस पर पहाड़ बनकर टूट। उसी बड़ी हैरत हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। वह अभी उसको चेक करके आया था और अब उसके पास काफ़ी वक्त था। शायद किस्मत ने उसके इम्तिहान ले लिया। अस्पताल वालों ने उसे नौकरी से बर्खास्त करा दिया और उसका वीज़ा ख़त्म करके उसे वापस हिंदुस्तान आकर वह बहुत मायूस हो गया था। ऐसी बात नहीं थी उसके पास पैसा नहीं रहता, लेकिन उसकी नौकरी चली गई थी जिस पर उसे बहुत मलाल था। दिन गुजरते जा रहे थे। शायद कुछ कुदरत को उसे एक और मौका देना चाहिए था। एक दिन जब अपनी मंगेतर से मिलने अस्पताल गया तो वह एक फैमिली ने बहुत हंगामा मचाया हुआ था। उसकी बेटी का केस कोई भी नहीं ले रहा था। सब डॉक्टर हाथ उठा रहे थे, कोई भी उसके केस को नहीं। ऐसे में उसने अपनी मंगेतर से बात की जो उसे अस्पताल में सीनियर डॉक्टर थी। पहले तो नहीं मानी, लेकिन फिर दो जानों का ख्याल आया तो मामला यह था कि यहाँ मेल डॉक्टर अलाउ नहीं थे। रचना ने उसे एक दाई का गेटअप दिया और फिर उसे चेहरा छुपा कर ही उसका केस किया जो कामयाब रहा। उसका इरादा बस यही था कि केस हल करने का था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह मशहूर हो जाएगा। वह इस पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। इस तरह उसी का केस से चर्चा थी। उनके मरीजों की तादाद ज़्यादा होती जा रही थी और उसे घर पर बुलाने आ जाते और वह दाई का गेटअप करके चली जाता और फिर आखिरकार अपने आप क्लिनिक बना लिया। एक दिन जब वह क्लिनिक में सुस्ताने के लिए लेटा तो उसकी आंखें लग गई। वह तो रचना का शुक्र था कि उस वक्त वह कॉल करके मुझे बता दिया, वरना अगर उस दिन मुझे कॉल ना करती तो आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने ना बैठा था। उसका दोस्त हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। दोनों बेंच पर बैठे हुए थे। उसके सर पर बालों में चांदी उतर आई थी। दयाराम ने 60 साल का हो चुका था और जिंदगी में पहली बार वह अपना राज किसी को बता रहा था। उसके दोस्त भी हैरत में उसे देखा तो पूछा, क्या किसी को आज तक नहीं पता चल सका कि तुम एक दाई हो? या दयाराम ने नहीं मैं सर हिलाया और कहा कि यह तो ऊपर वाले की कृपा है कि उसने इतनी इज्जत दी, वरना मेरी इतनी औकात कहाँ। यह कहकर उसने आसमान की तरफ मुंह करके ईश्वर को धन्यवाद किया, जबकि किस्मत पर हैरान था कि कुछ देर बाद वह, यार दयाराम एक बात तो बता, अब तुझे कहाँ क्या कहूँ, डॉक्टर दयाराम या दाई दयाराम। यह कहकर वह कहाँ लगा कर हंस पड़ा, जबकि दयाराम ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी
और इस कहानी के बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग न्यू है बेल आइकन के साथ। तो बाय बाय बाय। मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगी। बाय बाय दोस्तों।